हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे किन्स का उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत, किनेजियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब तक अपन ने क्या देखा था? क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा था। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी की क्या प्रॉब्लम थी? वो लोग क्या मान के चल रहे थे कि बाजार में कभी भी न अति उत्पादन होता है और न ही बेरोजगारी होती है। उन्होंने सेक के बाजार नियम को अपना आधार बनाया था, जिसके हिसाब से पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, तो इसीलिए अति उत्पादन और बेरोजगारी कभी भी नहीं होगी। लेकिन जब 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, तब पूरे विश्व में भयंकर बेरोजगारी और अति उत्पादन का संकट उत्पन्न हो गया और इससे प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है, उनके रोजगार सिद्धांत का खोखलापन जो है वो जाहिर हो गया। तो ऐसी स्थिति में J.M. किन्स, जो कि शुरू में ये भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ही थे, उन्हीं के समर्थक थे, लेकिन वो अब इसके कट्टर आलोचक बन गए और फिर इन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो उसमें एक नया और व्यवहारिक रोजगार का सिद्धांत प्रतिपादित किया और संपूर्ण आर्थिक विचारधारा में एक क्रांति ला दी। तो किन्स फिर जो है इस विश्लेषण पे पहुँचे कि श्रम, पूंजी और प्राकृतिक साधनों की मात्रा और तकनीकी दशाओं को स्थिर मान लें तो उत्पादन और आय में वृद्धि जो है केवल रोजगार में वृद्धि से ही संभव है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय आय और उत्पादन को बढ़ाएं तो रोजगार जो है स्वतः ही बढ़ जाता है। तो इन्होंने बताया कि रोजगार जो है वो क्या है? आय का फलन है। ठीक है, तो किन्स ने ये कहा कि किसी भी एक विशेष समय पर राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है? प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग जो है अगर कम होती है तो उत्पादन हतोत्साहित होता है और उत्पादन और आय में गिरावट होती है, फिर रोजगार भी गिरता है। और यदि हम प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ा लें तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे, फिर रोजगार भी बढ़ेगा। तो किन्स के हिसाब से प्रभावपूर्ण मांग जो है ये इनके रोजगार सिद्धांत का एक आधारभूत केंद्र है। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग में कमी होगी तो बेरोजगारी होगी। ठीक है, और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ा के ही बेकारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो किन्स ने लिखा है कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है? कि समस्त मांग फलन के जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन काटता है, ठीक है, तो उस बिंदु पर समस्त मांग का जो मूल्य होता है वो ही प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा। ठीक है, या प्रभावपूर्ण मांग जो है वह बिंदु है जहाँ समस्त मांग फलन समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित होता है। तो किन्स के हिसाब से प्रभावपूर्ण मांग जो है दो तत्वों से निर्धारित होती है। एक तो समस्त या कुल मांग फलन या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और दूसरा समस्त या कुल पूर्ति फलन या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, तो अब अपन पहले क्या ले रहे हैं? समस्त मांग फलन या कुल मांग फलन को। तो किन्स कहते हैं कि कुल मांग फलन उन विभिन्न मौद्रिक राशियों की अनुसूची है जो एक उद्योगपति रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो अपना आउटपुट है उत्पादित, उनके विक्रय से प्राप्ति की आशा करता है। तो समस्त मांग फलन क्या है? एक तरह से जो उत्पादक है उसकी प्रत्याशित आय है। ठीक है, कि मुझे रोजगार के इस स्तर पर इतनी इतनी आय प्राप्त होनी चाहिए। तो समस्त मांग फलन जो है ये रोजगार स्तर का वर्धमान फलन है। ठीक है, तो D इज फंक्शन ऑफ N। ठीक है, D मतलब क्या है? मांग के लिए काम में लिया, N किसके लिए लिया? रोजगार के स्तर के लिए। तो D इज क्या है? कि D इज फंक्शन ऑफ N। ठीक है, D इज फंक्शन ऑफ N। ठीक है, कि समस्त मांग जो है वो रोजगार के स्तर का फलन है। तो अब इसके बाद आप एक टेबल देखिए।
ये टेबल देखिए बनाई अपन ने। तो समस्त मांग और समस्त पूर्ति दोनों इस टेबल में आ रहे हैं। तो पहले समस्त पूर्ति भी बता देती हूँ मैं आपको कि समस्त पूर्ति क्या होती है, कि एक तरह से ये उसकी लागत है। क्या है ये? उद्योगपति की लागत है। ठीक है, कि कितने लोगों को रोजगार पर लगाते हैं तो कितनी लागत लगती है, और इसमें उसका सामान्य लाभ भी शामिल है। मतलब ये तो उसको प्राप्त होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि समस्त पूर्ति फलन बिक्री की न्यूनतम राशियों की अनुसूची है, जो कि रोजगार के विविध मात्राओं को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, या रोजगार के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग पूर्ति कीमतों को व्यक्त करने वाली जो अनुसूची है वो पूर्ति समस्त पूर्ति फलन कहलाती है। या इसको हम क्या कहें कि ये कुल उत्पादन लागत की द्योतक है। तो जो रोजगार का स्तर बढ़ेगा त्यों तो लागत भी बढ़ेगी। तो इस वजह से समस्त पूर्ति कीमत भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब पूर्ण रोजगार का स्तर मिल जाता है हमको, तो पूर्ण रोजगार का स्तर पहुंच जाने पर समस्त पूर्ति कीमतें तो बढ़ेगी, लेकिन रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण रोजगार उनको मिल चुका है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि समस्त मांग फलन जो है वो क्या है? उद्योगपति की एक्सपेक्टेड इनकम है, प्रत्याशित आय है। ठीक है, तो रोजगार के जैसे जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है प्रत्याशित आय भी बढ़ती जाती है। दूसरी ओर समस्त पूर्ति फलन जो है वो क्या है? एक तरह से उद्योगपति की लागत है, तो ये तो उसको मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक आवश्यक आय है एक प्रकार से, लेकिन ये भी रोजगार के स्तर के साथ साथ बढ़ती जाती है। लेकिन पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त होने के पश्चात क्या होगा? ये बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, अब आप ये टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में आप देखिए क्या लिखा है? प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार के संतुलन का निर्धारण। तो पहले अपन ने ली है समस्त पूर्ति अनुसूची। ये देखिए सबसे पहला जो है ये समस्त पूर्ति अनुसूची है। ये सबसे पहले है, ये रोजगार स्तर लाखों में है, फिर समस्त पूर्ति कीमत करोड़ रुपए में है। तो आप ये देखिए कि ये 10 लाख लोगों को रोजगार पे लगाते हैं तो पूर्ति कीमत 200 करोड़ रुपए है। 15 लाख को लगाते हैं तो 215 है। 20 लाख को लगाते हैं तो 230 है। 25 पे 250 है, लेकिन अब ये 25 ही है। 25 पर 270 है, फिर आगे भी 25 पर 280 है। ठीक है, तो ये तो है आपका समस्त पूर्ति कीमत। अब दूसरी तरफ आप देखिए ये है समस्त मांग अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे है रोजगार दे रखा आपने। हाँ, ये कितना है? 10 लाख पे है। पहले अपन प्रारंभिक वाली मांग देखो आप। ठीक है, ये 210 करोड़ रुपए है। फिर जब 15 लाख लोगों को काम पे लगाए तो 220 करोड़ रुपए जो है वो मांग कीमत है। फिर 20 लाख पर 230 है, 25 लाख पर 240 है, 30 लाख पर 250 है, 35 लाख पर 260 है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये समस्त पूर्ति कीमत और समस्त मांग कीमत 230 है, ये 230 है, ये भी 230 है। कितने लाख लोगों पर है? 20 लाख। तो 20 लाख लोगों को काम पर लगाते हैं तो क्या होता है कि ये मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। तो प्रभावपूर्ण मांग का स्तर कितना होगा? 230 करोड़ रुपए, और लोग कितने काम पर लगेंगे? 20 लाख। तो ये है अल्प रोजगार संतुलन नंबर 1। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद जैसे आप देखिए नई जो है मांग बताई है ये, तो अगर प्रभावपूर्ण जो समस्त मांग वक्र बढ़ जाता है आपका, तो फिर आप देखिए ये क्या है? 10 लाख पर 220 करोड़ रुपए, फिर 15 पर 230 है, फिर 20 पर 240 है, 25 पर 250 है, 30 पर 260 है और 35 पर 270 है। ठीक है, ये है आपका नया मांग वक्र जो कि ऊपर की ओर होगा। इसमें आप देखिए कि पूर्ति कीमत और मांग कीमत जो है, समस्त मांग और समस्त पूर्ति कहाँ पर बराबर है? ये 250 है दोनों। ठीक है, 250 करोड़ रुपए कहाँ पर है? ये 25 लाख के ऊपर। ठीक है,
तो 25 लाख लोगों को अगर हम काम पे लगाते हैं तो ये वाला क्या प्राप्त होता है, पूर्ण रोजगार संतुलन। तो ये संतुलन नंबर 2 है, पूर्ण रोजगार संतुलन है, और यहाँ समस्त मांग और समस्त पूर्ति कीमत एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये टेबल आपको समझ में आ गई। अब अपन इनका डायग्राम बनाएंगे। अब ये देखिए, अब अपन डायग्राम से समझेंगे इसी चार्ट को। तो आप देखिए, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया, देखिए ये एक्स एक्सिस पर आप बनाइए। ये एक लाइन खींची अपन ने, एक्स एक्सिस पर क्या लिया, रोजगार का स्तर लिया। फिर वाई एक्सिस पर क्या है बच्चों, लागतें एवं प्राप्तियां। ठीक है, अब पहले अपन ने समस्त पूर्ति कीमत लिखा है, तो ये भी रोजगार का वर्तमान फलन है, लेकिन एक सीमा तक ही। तो ये पहले अपन बना रहे हैं समस्त पूर्ति कीमत। ठीक है, समस्त पूर्ति कीमत बनाया। फिर अपन बना रहे हैं समस्त मांग वक्र, जो है ये अपन समस्त मांग वक्र बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इस ई बिंदु पर। तो ये ई बिंदु क्या हुआ बच्चों, प्रभावपूर्ण मांग, ये लिखा है प्रभावपूर्ण मांग। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार का स्तर कितना हुआ, ये देखिए आप, ये रोजगार का स्तर कितना निर्धारित हुआ, ON2। ठीक है, अब इससे अगर अपन कहीं पहले रुकते हैं, आप देखो कि अगर इससे पहले रुकते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समस्त मांग वक्र या प्रत्याशित आय ज़्यादा है और आवश्यक आय कम है। ठीक है, तो यहाँ अगर N1 पर रुकते हैं तो LM का उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, उसकी क्योंकि आय बढ़ने की संभावना है, मिल सकती है उसको, तो इसलिए वो आगे जाएगा, N1 पर नहीं रुकेगा, और वो कहाँ पे जाएगा, इस N2 पर जाएगा, जहाँ की समस्त मांग वक्र समस्त पूर्ति वक्र को ई बिंदु पर काट रहा है। तो इससे रोजगार का स्तर कितना निर्धारित हो रहा है बच्चों, ये N2। ठीक है, तो टेबल में भी आप देखिए कि अगर 20 लाख लोगों से कम को रोजगार देता है तो उसकी आय बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा आय मिल सकती है। यहाँ पे आवश्यक आय कम है, प्रत्याशित आय ज़्यादा है, तो इसलिए वो रोजगार का स्तर बढ़ाएगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा। ठीक है, लेकिन अगर 20 लाख से ज़्यादा को देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे उसकी जो आवश्यक आय है वो ज़्यादा है, प्रत्याशित आय कम है। ठीक है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ रोजगार का निर्धारण हो रहा है इस 20 पर, जहाँ दोनों 230 है। ठीक है, अब ये डायग्राम आपने देखा। ठीक है, अब एक और डायग्राम है, ये क्या है बच्चों, यहाँ तक जो मैंने बताया है ये क्या है, N2 पर अल्प रोजगार संतुलन। ठीक है, पूर्ण रोजगार संतुलन कहाँ पर है, NF पर। अगर वो चाहता है कि पूर्ण रोजगार मिले तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पे आप देखिए कि मांग तो RNF ही है। ठीक है, देख रहे हो आप, मांग तो RNF है, लेकिन पूर्ति कीमत जो है वो कितनी है, EFNF है। तो यहाँ पे उसकी लागत ज़्यादा लग रही, EFR कुल मिला के उसकी लागत ज़्यादा है, आय कम मिल रही है, तो इसलिए वो इस वाली मांग की स्थिति में जो है वो इस पूर्ण रोजगार के स्तर पर नहीं जा सकता है। तो इसलिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, अगर पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, समस्त मांग वक्र को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, जो टेबल में अपना नंबर 2 वाली मांग वक्र था, या जो नंबर 2 वाली मांग थी उसको देखिए। स्टार्टिंग तो वही सब है जो अभी अपना पहला डायग्राम था। देखिए आप कि एक्स एक्सिस पर रोजगार का स्तर या ओब्लिक आय का स्तर, क्योंकि इन्होंने आय का स्तर बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा ऐसा माना है। ठीक है, और इधर वाई एक्सिस पर आप देख रहे हो कि लागत और प्राप्तियां ली है। ठीक है, फिर आपका ये समस्त पूर्ति वक्र है,
जो एक सीमा तक तो बढ़ता हुआ है, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये उसके बाद क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। ये आपका समस्त पूर्ति वक्र है। और ये आपका पुराना वाला समस्त मांग वक्र है, नंबर 1 वाला, जो कि इस समस्त पूर्ति वक्र को कहाँ पे काट रहा है, ई बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इससे रोजगार का स्तर कितना निर्धारित हुआ बच्चों, ON1। लेकिन ये NF से कम है, मतलब पूर्ण रोजगार संतुलन नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग आपकी कितनी हुई, इस ई बिंदु से निर्धारित हुई है। ठीक है, और ये अल्प रोजगार संतुलन है। अब आपको पूर्ण रोजगार संतुलन अगर NF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, समस्त मांग को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये आपका समस्त मांग वक्र जो है, ये अगर ऊपर बढ़ गया, कैसे बढ़ेगा, उपभोग मांग और विनियोग मांग को हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि आपका समस्त मांग वक्र ऊपर की ओर उठेगा। और अब नया संतुलन जो है वो कहाँ हो गया, इस ई बिंदु से हटकर इस EF पर हो गया। ठीक है, और उससे ये आपका क्या हो गया, पूर्ण रोजगार संतुलन NF निर्धारित होता है। तो प्रभावपूर्ण मांग पहले E थी, अब ये आपकी EF हो गई। ठीक है, तो लेकिन केन्स ये कहते हैं कि जरूरी नहीं कि जो हमारा संतुलन है वो हमेशा पूर्ण रोजगार पर ही होगा, अल्प रोजगार पर भी जो है वो संतुलन हो सकता है। तो जहाँ समस्त पूर्ति वक्र को समस्त मांग वक्र काटता है, वो ही बिंदु क्या होता है, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। ठीक है, तो अब अपन आगे नेक्स्ट क्लास में जो है केन्स का ये देखेंगे कि किस तरह से जो है प्रभावपूर्ण मांग जो है संतुलन को प्रभावित करती है। तो आज अपन ने क्या देखा कि ई बिंदु पर जो ये संतुलन है, ये अल्प रोजगार संतुलन है N वाला, और EF बिंदु पर जो है वो पूर्ण रोजगार का संतुलन है। ठीक है, लेकिन केन्स क्या कहते हैं कि जो भी ये संतुलन निर्धारित होता है, ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। ठीक है, और अगर आपको रोजगार का स्तर बढ़ाना है, पूर्ण रोजगार पर जाना है, तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। अब इसको आप पढ़िए। केन्स का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आज से ही पढ़िए। पूरा चैप्टर आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, और आगे भी मैक्रो आपको पढ़ना है तो केन्स को आपको समझना ही होगा, क्योंकि मैक्रो पूरा जो किसने है वो डेवलप किया, केन्स ने काफ़ी कुछ जो है मैक्रो को विकसित किया है। तो केन्स का सिद्धांत आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी एग्ज़ाम के हिसाब से तो काम आएगा ही, लेकिन फ्यूचर में भी आपके ये मैक्रो को समझने के लिए केन्स का सिद्धांत समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।